गुड मॉर्निंग। मैं शिवम दीक्षित आजाद एग्रीकल्चर एकेडमी की तरफ से आज चर्चा करेंगे हम लोग चने की खेती पर। चने को बंगाल ग्राम और चिकपी के नाम से भी जाना जाता है। चने का बॉटेनिकल नेम साइसर एराइटिनम और ये लेग्यूम कुल का पौधा है। उत्पत्ति स्थान इसका अफगानिस्तान। कभी कभी अफगानिस्तान ना देकर इसमें साउथ वेस्ट एशिया दे देता है। अफगानिस्तान ना देकर साउथ वेस्ट एशिया दे देता है। लेकिन साउथ वेस्ट एशिया आपको जन्म स्थान मिला होगा गेहूं में भी। गेहूं का भी जन्म स्थान साउथ वेस्ट एशिया है। लेकिन उसमें अगर देश की बात करेगा तो उसमें तुर्की है, क्योंकि साउथ वेस्ट एशिया में बहुत सारे देश आते हैं, जैसे तुर्की, जॉर्डन, इजराइल, इराक, कुवैत, कतर, ओमान, अफगानिस्तान, ये सब आते हैं। तो अगर देश की बात करेगा तो अफगानिस्तान, उत्पत्ति स्थान अफगानिस्तान। लेकिन क्षेत्र कौन सा है? अफगानिस्तान कहाँ, उसकी सिचुएशन क्या है वर्ल्ड मैप पे? तो साउथ वेस्ट एशिया है। गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें 14 गुणसूत्र और 16 दोनों पाए जाते हैं। मतलब 14 गुणसूत्र मोस्टली कहा जाता है कि देसी चने में, जबकि 16 गुणसूत्र काबुली चने में पाए जाते हैं। अब चने का अगर क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ चिकपी, चने का वर्गीकरण। तो चना दो प्रकार का होता है। एक होता है देसी और एक होता है काबुली। कौन सा होता है? काबुली। अब दोनों में अंतर क्या होता है? देसी चना जो होता है, देसी चने का रंग डार्क रेड टू ब्लैकिश, गाढ़ा लाल या हल्का कालापन लिए हुए इसका दाना होता है। और काबुली चने की तुलना में दाना कैसा होता है इसका? स्मॉल ग्रेन। इसका दाना जो होता है वो छोटा होता है। जबकि काबुली चना जिसको हम कॉमनली छोला चना के नाम से जानते हैं, इसका दाना व्हाइट कलर का, यानी कि दाना सफेद रंग का, बोल्ड सीड, यानी कि देसी चने की तुलना में काबुली चने का दाना बड़ा होता है। और रंग कैसा हो गया? व्हाइट। दाना कैसा? देसी की तुलना में बोल्ड, यानी बड़ा होता है। गुणसूत्रों की संख्या इसमें 2n बराबर 16 होते हैं। देसी चने में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 14 होती है। अब देखिए, देसी चना जो होता है, देसी चना, इसकी सीड इंडेक्स यानी 100 दानों का भार 150 से 200 ग्राम, जबकि काबुली चने की सीड इंडेक्स 100 दानों का भार, सीड इंडेक्स जो होती है इसके 100 दानों का भार 250 से 275 ग्राम तक होता है। याद रखना है कि सीड इंडेक्स किसकी ज्यादा होती है? काबुली चने की। अब यील्ड की अगर हम बात करें तो देसी चने की यील्ड जो होती है, उपज वो नॉर्मल टू हाई, किसके? नॉर्मल टू हाई इन कंपेरिजन टू काबुली चना, यानी काबुली चने की तुलना में देसी चने की उपज नॉर्मल से हाई होती है, जबकि काबुली चने की उपज पुअर इन यील्ड। ये उपज इसकी जो है देसी चने की तुलना में कम होती है। तो ये देसी और काबुली चने का वर्गीकरण हो गया और उसके कुछ लक्षण हो गए, जिसके आधार पर हम समझ सकते हैं कौन सा देसी चना है, कौन सा काबुली चना है। और काबुली चना जो होता है उसको नॉर्मली हम आम बोलचाल की भाषा में छोला चना के नाम से भी जानते हैं।
अब हम बात करेंगे सोइंग टाइम की। सोइंग टाइम यानी कि बुआई का समय। बुआई के समय की अगर हम बात करें तो सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी कि रबी सीजन की क्रॉप है। किस सीजन की है? रबी सीजन की क्रॉप है। और बुआई कब होती है? सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। अब बात करते हैं कि सेकेंड फोर्टनाइट आखिर क्या होता है, नया शब्द कहां से आया? तो सेकेंड फोर्टनाइट का मतलब एक महीने में 1 से लेकर 30 दिन तक होते हैं, यानी कि आधा महीना 15 दिन बाद पूरा होता है। तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक जो होता है ये फर्स्ट फोर्टनाइट, जबकि 15 तारीख से 30 तारीख तक सेकेंड फोर्टनाइट, यानी कि अक्टूबर का प्रथम पखवाड़ा और अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। प्रथम पखवाड़ा 1 तारीख से 15 तारीख तक, द्वितीय पखवाड़ा 15 तारीख से 30 तारीख तक होता है। ठीक है, तो चने की बुआई करने का उपयुक्त समय सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, यानी कि अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। अब हम बात करेंगे मृदा की, यानी कि सॉइल। मृदा कैसी चाहिए? सॉइल हैवी सॉइल, बलुई दोमट से क्ले दोमट, यानी कि सैंडी टू क्ले लोम सॉइल। हैवी सॉइल में भी खेती की जाती है। और सैंडी टू क्ले लोम सॉइल जो होती है, ढेले युक्त मृदा, सर्वाधिक हैवी सॉइल में ही ढेले बनेंगे, तो ढेले युक्त मृदा सर्वाधिक अच्छी मानी जाती है चने की खेती के लिए। जबकि सैंडी टू क्ले लोम सॉइल यानी कि बलुई से चिकनी दोमट मृदा तक में खेती इसकी आसानी से की जा सकती है। पीएच की अगर हम बात कर लें तो पीएच 8.5 पीएच मान तक में आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। अब बात करते हैं सीड रेट की। सीड रेट यानी कि बीज दर, क्योंकि चने का बीज जो है वो काफी बड़ा होता है, इसलिए इसकी बीज दर भी अधिक होगी। तो बीज दर इसकी करीब 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जबकि दूरी मतलब होता है स्पेसिंग जो होती है वो 30 गुणी 10 सेंटीमीटर होती है। 30 गुणी 10 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि अगर ये आपका खेत है, इस खेत में ये आपके चने के पौधों की पंक्तियां हैं, तो ये जो एक ये पंक्ति हो गई, एक ये पंक्ति, इन दो पंक्तियों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रहेगी। और ये 10 क्या है? 10 इन दो पौधों के बीच, जो पौधों के बीच की दूरी है ये 10 सेंटीमीटर। तो हमेशा याद रखना कि पंख से पंख की बीच की दूरी पूछी जाती है, और वही जो है सबसे ज्यादा होती है जो पहले लिखी जाती है। पंख से पंख की बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर चने के केस में होती है। अब बात करेंगे सिंचाई की, इरिगेशन यानी कि सिंचाई। दलहनी वर्ग की फसलों में मुख्यतः बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, और चना जो है वो एक दलहनी वर्ग की फसल है जिसमें भी सिंचाई की काफी कम आवश्यकता होती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चने में दो सिंचाई यानी कि नंबर ऑफ इरिगेशन कितने? 2 सिंचाई की जाती है। और हर फसल की एक क्रांतिक अवस्था क्रिटिकल स्टेज होती है जिसमें सिंचाई करना आवश्यक होता है। चने में पहली सिंचाई प्री फ्लावरिंग का मतलब है पुष्प आने के पहले
दूसरी सिंचाई पॉड डेवलपिंग स्टेज या पॉड डेवलपमेंट स्टेज, मतलब कि फली बनते समय या कह सकते हैं दाना बनते समय, तो सिंचाइयों की आवश्यकता होती है जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि चने की, अभी जो हम बता रहे थे कि चने में दूरी जो बता रहे थे 30x10। एक चीज और याद रखनी है, डेप्थ क्या होती है, गहराई, यानी चने की बुआई कितनी करते हैं, करीब 6 से 8 सेंटीमीटर तक गहराई पर करते हैं। 8 सेंटीमीटर ज्यादातर ऑप्शन में आता है कि 8 सेंटीमीटर गहराई पर चने की बुआई कब करेंगे, कितनी गहराई पर करेंगे, 8 सेंटीमीटर। ज्यादा गहराई करने का केवल एक उद्देश्य ये होता है कि इसको हम उकठा नामक बीमारी से बचा सकते हैं आसानी से अधिक गहराई पर बुआई करने पर। अधिक गहराई बुआई करने में मतलब नहीं 8 मीटर पे बो दो, 8 सेंटीमीटर याद रखना है। लेकिन ये तो नॉर्मल हो गई। अगर हम उकठा वाले क्षेत्रों में बुआई करने की बात करें तो यही जो है गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेकिन अगर मुझे चने की बुआई कितनी गहराई पर करते हैं तो 8 सेंटीमीटर। लेकिन अगर उकठा से बचाने के लिए चने के बीज की बुआई करते हैं तो 8 से 10 सेंटीमीटर, यानी कि नॉर्मल सामान्य गहराई से उकठा की बीमारी से बचाने के लिए फसल की बुआई हम अधिक गहराई पर करते हैं। अब बात करते हैं निपिंग क्या होता है। निपिंग चने की बुआई के करीब 30 से 40 दिन बाद उसके मुख्य कल्ले को तोड़ने की क्रिया को निपिंग कहते हैं। मुख्य कल्ला तोड़ने का मुख्य उद्देश्य लेटरल ब्रांचों को अधिक से अधिक बढ़ाना होता है। जैसे कि अगर ये चने का पौधा हो गया, तो अगर हम ये ऊपर का कल्ला तोड़ दे रहे हैं तो यहां से ढेर सारी ब्रांचें निकल आएंगी। इसी क्रिया को निपिंग कहते हैं। निपिंग से जितने ज्यादा कल्ले होंगे उतने ही ज्यादा उसमें पॉट डेवलपमेंट होंगे और उतनी ही ज्यादा उपज बढ़ेगी। तो निपिंग की क्रिया कैसे करते हैं, बाय हैंड, यानी कि हाथ द्वारा कर सकते हैं, बाय हैंड। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो कभी कभी भेड़ों के झुंड को चने के खेत में छोड़ दिया जाता है, जिसके द्वारा वो ऊपर के कल्ले खा लेती हैं, जिससे भी निपिंग हो जाती है। और तीसरे की अगर हम बात करें तीसरे की बात करें तो पीवा, PIVA, यानी कि ट्राइलो बेंजोइक एसिड 75 ppm के छिड़काव के द्वारा भी हम निपिंग कर सकते हैं। तो इसको याद रखना है, पीवा ट्राइएंडोबेंजोइक एसिड 75 ppm का छिड़काव करके भी हम इसमें चने में निपिंग की क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तो पहली चीज तो याद रखनी, निपिंग की क्रिया किसमें करते हैं, तो चने में। फिर कब करते हैं, 30 से 40 डे आफ्टर सोइंग, यानी कि बुआई के 30 से 40 दिन बाद निपिंग की क्रिया करते हैं। ठीक है। फिर याद रखना है कि निपिंग क्रिया करने की प्रोसेस क्या क्या है, बाय हैंड, हाथों से तोड़कर कर सकते हैं। भेड़ों के झुंड को फ्लॉक कहते हैं। फ्लॉक जो है यानी कि भेड़ों के झुंड को खेत में छोड़ देते हैं, जिससे भी वो निपिंग की क्रिया संपन्न हो जाती है। या फिर ट्राइएंडोबेंजोइक एसिड तेबा का छिड़काव करके भी निपिंग की क्रिया को किया जा सकता है।
अब वैरायटीज की बात कर लें, किस्में। तो किस्मों में जो बहुत ज्यादा पॉपुलर किस्में हैं केवल उन्हीं की बात करेंगे। बहुत ज्यादा पॉपुलर किस्मों की बात करेंगे, जैसे कि अवरोधी। अब देखो नाम भी इसका अवरोधी है, और ये विल्ट रेसिस्टेंट यानी उकठा क्या कहेंगे, विल्ट रेसिस्टेंट। ये क्या है, कैसी वैरायटी है, विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी है, उकठा के प्रति अवरोधी किस्म है। कौन सी, अवरोधी, इसका नाम भी अवरोधी है और ये उकठा के प्रति अवरोधी किस्म है। उसके बाद किस्म का नाम है राधे। आपको याद रखना, राधे किस्म सदाबहार जो किस्म है ये काबुली चने की है। इस चीज को याद रखना है, सदाबहार किस्म किसकी है, काबुली चने की। C235 ये भी काबुली चने की किस्म है। तो ये सब चीज जो कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं उनको आप लोगों को याद रखना। एक किस्म है गौरव जो है वो एस्कोचाइटाब्लाइट जो होता है, इसको वहीं पर काइटा भी लिखा होता है, एस्कोकाइटा, हिंदी में काइटा भी कहते हैं। एस्कोकाइटाब्लाइट से रेसिस्टेंट किस्म है, कौन सी, गौरव। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण किस्में हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। CSA से निकली हुई किस्म है, किसकी है, देसी चने की किस्म है। आप लोगों को याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्योंकि इस बार CSA पेपर बना रहा है, ये किस्म वो पूछ सकता है। K4 किसकी किस्म है, तो K से होता है मतलब कानपुर। K जिस किस्म में लगा हो यानी कि वो किस्म कहां से निकली है, कानपुर से निकली है। अब हम बात करेंगे चने की प्रमुख रोग। तो चने में प्रमुख रूप से 2 रोग लगते हैं। कौन कौन से, विल्ट यानी कि उकठा, दूसरा लगता है एस्कोचाइटाब्लाइट। जिसने अभी हमने बताया कि चने की विल्ट रेसिस्टेंट वैरायटी उकठा अवरोधी किस्म कौन सी थी, अवरोधी, और एस्कोचाइटाब्लाइट से रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी थी, गौरव। ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, इससे एस्कोचाइटाब्लाइट से इतना ही पूछा जा सकता है कि कौन सी किस्म एस्कोचाइटाब्लाइट से अवरोधी है, तो कौन सी है, गौरव। लेकिन जो मुख्य बीमारी है विल्ट, जो बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। विल्ट की बीमारी लगने से चने के पौधे की जड़ें चोक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहां पर पोषक तत्वों का आवागमन बंद हो जाता है और पौधे में मुरझाहट आसानी से देखी जा सकती है, जिसकी वजह से पौधा अंत में पूरी तरीके से सूख जाता है। लेकिन अब हमको पता करना है कि इसमें विल्ट लगा है या किसी दूसरी वजह से पौधा सूखा है। तो अगर हम पौधे को पूरा उखाड़ें, याद रखना है किसी खेत में जाएंगे एक ही आध पौधा उखाड़ेंगे, ये नहीं कि 20 इतने पौधे उखाड़ लिए ना, तो वो नहीं करना है। एक पौधा हमने उखाड़ा तो उसकी जो जड़ होगी, ये जो मुख्य जड़ होगी, उस जड़ को उखाड़ने के बाद अगर हम बीज, ये मुख्य जड़ है जिसको उखाड़ने के बाद अगर हम बीज से फाड़ेंगे
तो देखेंगे कि उसमें एक, जैसे कि मान लो ये जड़ हमने ये फाड़ी, 2 फाड़ बनाए, तो ये जो जड़ है तो इसमें हल्के गाढ़े भूरे या हल्के काले रंग की धारी बनी होगी, जिससे हम ये निश्चित कर लेंगे कि इसमें उकठा बीमारी लगी है। उकठा बीमारी से बचाने के लिए हम एक फंगस का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसको ट्राइगोडर्मा हर्जेनियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्राइगोडर्मा हर्जेनियम का भी उपयोग करते हैं। या केमिकल की अगर बात करें तो कार्बेंडाजिम का भी उपयोग कर सकते हैं। और अधिक गहराई पर डीप सोइंग करके, यानी कि करीब 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई पर बीज को बोकर भी हम चने को उकठा बीमारी से बचा सकते हैं। और अवरोधी किस्में भी बोकर बचा सकते हैं, जैसे कि अवरोधी, नाम भी इसका अवरोधी है। क्या नाम है इसका? अवरोधी। इसमें ये विल्ट या उकठा अवरोधी चने की किस्म है, इसको याद रखना है। तो ये बात हो गई चने के उकठा नामक बीमारी की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ चने से संबंधित अन्य प्रश्नों की। जैसे हम बात करेंगे कि विश्व में चने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हाईएस्ट प्रोडक्शन इन दी वर्ल्ड। तो कहाँ होता है? भारत में। याद रखना है भारत, यानी कि इंडिया। उसके बाद हम अगर बात करें भारत में इन इंडिया भारत में किस राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मध्य प्रदेश। अब याद एक चीज और कभी पूछ लिया थी, क्षेत्रफल। तो एरिया और प्रोडक्शन दोनों में भारत का प्रथम स्थान है। चने के केस में बात कर रहे हैं हम। और भारत में भी एरिया एंड प्रोडक्शन, यानी कि क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान पर भारत, जबकि क्षेत्रफल एवं उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक है। अब जो है हम चर्चा करेंगे कि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, अंकुरण। तो अंकुरण की अगर हम बात करें तो चने में हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है, यानी कि अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अधोभूमिक अंकुरण का मतलब वो होता है जिस अंकुरण में पौधे के बीज पत्र अंदर ही रह जाते हैं, केवल ऐसे पौधा निकल आता है, उसे अधोभूमिक अंकुरण कहते हैं। एक होता है उपरिभूमिक। तो उपरिभूमिक अंकुरण होता है इपीजियल, मतलब ऊपर भूमिक अंकुरण। तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से होता है, नीम में भी आप देखे होंगे, बहुत मोस्ट कॉमन देखे होंगे। इस तरीके से 2 बीज पत्र ऊपर निकल आते हैं और इस तरीके से पौधा होता है। तो ये जिसमें बीज पत्र ऊपर निकल आए तो वो ऊपर भूमिक अंकुरण, जिसमें बीज पत्र वो अधोभूमिक या हाइपोजियल अंकुरण। तो अधोभूमिक अंकुरण किसमें पाया जाता है? चने में, चिकपी में पाया जाता है। अब चने की अगर हम बात करें तो राजमा को छोड़कर जितनी भी खरीफ वर्गीय फसलें हैं, राजमा को छोड़कर जितनी भी रबी वर्गीय फसलें हैं, सब में हाइपोजियल यानी कि अधोभूमिक अंकुरण पाया जाएगा। अधोभूमिक किसको छोड़कर? अपवाद कौन है? राजमा में क्या पाया जाता है? उपरिभूमिक, यानी कि रबी सीजन में होने वाली सभी दलहनी फसलों में केवल राजमा में उपरिभूमिक, बाकी सब में अधोभूमिक अंकुरण होता है। जबकि खरीफ ऋतु में होने वाली सभी दलहनी फसलों में
अरहर को छोड़कर बाकी सब में ऊपर भूमि का अंकुरण पाया जाता है। अरहर में कैसा पाया जाता है? अधोभूमिक। अरहर में क्या पाया जाएगा? अधोभूमिक। तो आपको याद रखना है अरहर अधोभूमिक किसमें? खरीफ में। खरीफ में अरहर में अधोभूमिक, बाकी सब में ऊपर भूमिक। और रबी में राजमा में ऊपर भूमिक, बाकी सब में अधोभूमिक। यानी कि राजमा में इपीजियल, बाकी सब में हाइपोजियल। ठीक है। तो उसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करेंगे, दलहनी फसलों की जो जड़ें होती हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन कैपेबिलिटी पाई जाती है। ये नोड्यूल्स जो होते हैं वो सेकेंडरी रूट में पाए जाते हैं। याद रखना है, द्वितीयक जड़ों में पाए जाते हैं। पौधे की द्वितीयक जड़ों में पाए जाते हैं और ये लगभग 25 से 30 दिन बाद पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए इसमें केवल 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब तक नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करेंगे तब तक तो पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता होगी। उसकी पूर्ति के लिए केवल 20 किलोग्राम देते हैं, बाकी जो है इसको आवश्यकता नहीं होती है। ऊपर से प्रश्न बहुत कम आता है, केवल लिखित परीक्षा सेमेस्टर एग्जाम वगैरह में जब फसल लिखनी होती है तो उसमें ऊपर लिखना होता है। तो इसमें 25 से 30 क्विंटल या कभी कभी 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक चने में उपज प्राप्त होती है। धन्यवाद।